जिससे इकोनॉमी के मोड का पता लगता है कि भैया मोड क्या है, कि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो इसकी जानकारी हमें एमपीएस ही दे सकता है। इसका 0 से 1 के बीच में ही राउंड करेगा, मतलब इसके जो आंसर्स आएंगे वो 0.1 या 1 भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, कंजप्शन है। एस यहाँ पर क्या है सर, सेविंग्स है। और वाई क्या है सर, यहाँ पर इनकम है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा चैप्टर हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं और एक सीरीज के साथ में पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है MPS, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और हाँ, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस पूरे चैप्टर की फर्स्ट सीरीज से आप इसको देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, आप नए हैं तो प्लीज अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना। और आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना बेटा, ठीक है। मैं यहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MPS, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। अब बच्चों का सवाल आता है कि सर इसको क्या होता है, इसका मतलब हम डिटेल में कई बार समझ नहीं पाते हैं, हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो देखो बेटा, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सपोज कीजिए कि आपकी 100 रुपए से इनकम बढ़कर 150 रुपए हो गई है। ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सपोज कीजिए कि आपका 100 रुपए इनकम है और वो बढ़कर अब जो है क्या हो चुका है बेटा, 150 रुपए हो चुका है। ये आपकी इनकम है बेटा। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप सेविंग भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हो बेटा, ठीक है ना। हर इंसान क्या करता है, जितना उसको कंज्यूम करने की नीड होती है उतना कंज्यूम करने के बाद में अपनी इनकम का वो हिस्सा वो सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए। ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आप लोगों के साथ में पूरे डिटेल्ड के साथ में डिस्कस किया था। इसीलिए जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, मैं उनसे इसलिए बोल रहा हूं, मेरा आपको यही सजेशन रहेगा बेटा कि प्लीज आप इस पूरे चैप्टर को सीरीज फर्स्ट से ही, लेक्चर फर्स्ट से ही जरूर देखें, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप कोशिश करेंगे अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की। तो यहां पर भी आपने यही करा, पहले आप जो है 20 रुपए सेव करते थे, अब आप जो है 30 रुपए सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। कारण क्या है? कारण एक ही है कि सर 100 रुपए से इनकम आपकी अब 150 रुपए हो गई है, इसीलिए 20 रुपए से सेविंग बढ़ाकर आपने कितनी सेविंग कर दी है बेटा, आपने 30 रुपए कर दी है। तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई? इनकम 50 रुपए से चेंज हुई, है ना। चेंज मतलब 50 रुपए से बढ़ गई, ठीक है। तो उस वजह से आपकी सेविंग में कितना बदलाव आया? 10 रुपए का बदलाव आया। हमने 10 रुपए हमारी सेविंग्स को और बढ़ा दिया। इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है। ये आपका चेंज का साइन होता है बच्चों, ठीक है। आपकी इनकम में 50 रुपए से चेंजेस आया, मतलब आपकी इनकम 50 रुपए से बढ़ गई है बेटा। आपकी सेविंग में भी 10 रुपए का चेंजेस आया, मतलब आपकी सेविंग 10 रुपए इंक्रीज हो गई है। जितना जितना इनकम इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंगली आप सेविंग भी अपनी इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे बच्चों। ये 0 से 0 चला गया बेटा, 0.2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 0.2। 0.2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आपकी इनकम के बढ़ने से
आपने अपनी सेविंग्स को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया बेटा? 20% आपने अपनी सेविंग को और इंक्रीज कर दिया। ये इसका मतलब होता है। इज दैट क्लियर? आया ना समझ में आपको? तो देखो इसमें यही चीज है कि ये तो फिक्स है कि इनकम बढ़ेगी तो हम सेविंग भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में वो भी देखा। तो वैसे ही बेटा इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर देखो इतनी इनकम बढ़ी तो इतना सेविंग आपने बढ़ाया। अब उसको अपन क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि भाई कितना परसेंट हमने हमारी सेविंग्स को और इंक्रीज कर लिया हमारी इनकम के बढ़ने से। तो देखो यहाँ पर 10 रुपए की 10 रुपए का हमने इंक्रीज किया सेविंग में, 50 रुपए क्योंकि हमारा इनकम में चेंजेस आया था, हमने कैलकुलेट किया तो हमें 0.2 मतलब पता चला। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लिया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 100 करा तो 20% हमारे पास में आया। तो 20% हमारा क्या हो गया बच्चों? सेविंग हो गया कि हाँ भैया आपकी इनकम में जो चेंजेस आया उससे आपने अपनी सेविंग को करीबन 20% से इंक्रीज कर लिया है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम बुक की लैंग्वेज से भी देख लेते हैं, वो भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हमारा एमपीएस ये आ चुका है, कहाँ गया? ये एमपीसी है, 1 मिनट बेटा, ये रहा एमपीएस आ गया। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको जो है क्लियर हो सके। देखो क्या लिखा हुआ है? एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम, है ना। जितना रेशियो निकालना होता है, रेशियो आप समझते हैं बेटा, रेशियो निकालना होता है किसके बीच में? कि कितना चेंज आया सेविंग के अंदर। और सेविंग के अंदर चेंजेस क्यों आया बेटा? क्योंकि हमारी इनकम के अंदर भी चेंजेस आया। इसलिए यहां पर ये जो टर्म है ये यूज किया गया है कि चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। मतलब यहां पर आपको जितना चेंज सेविंग में आया है उसको डिवाइड कर देना है जितना इनकम में चेंजेस आया है। अगर इसको दूसरी भाषा में समझा जाए, एक और इजी टर्म में समझा जाए तो इसको बोलेंगे when we divide change in savings by the change in income we get marginal propensity to save। हमें क्या मिल जाएगा बेटा? marginal propensity to savings मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है ना। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं इसके अंदर। अब देखो फीचर्स अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर हम एमपीसीज में एमपीएस में देख सकते हैं तो वो ये है बेटा, एमपीएस जो होता है वो आपका 0 से 1 के बीच में ही राउंड करेगा। मतलब इसके जो आंसर्स आएंगे वो 0.1 या 1 भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया? हमने हमारी टोटल इनकम का सारा पैसा कंजप्शन में खर्च कर दिया, इसीलिए वो क्या हो गया बेटा? एमपीएस 0 हो गया। इसका मतलब ये होता है देयर इज नो एनी सेविंग्स, कोई सेविंग नहीं करी इस बार हमने सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया। इसीलिए एमपीएस अगर 0 आ रहा है तो उसका मीनिंग यही होता है। इज दैट क्लियर बेटा? देखो और ये 0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही रोटेट करेगा। इसका जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में ही आएगा। अब बहुत से सवाल करते हैं सर एमपीएस नेगेटिव हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर ये देखो बेटा, आप इसको सीधा सीधा इस चीज से समझो। देखो अगर आप ऊपर की 2 टेबल ले रहे हैं 0 और 40, इनकम आपको 0 और 40 नजर आ रही होगी बेटा, और आपको कंजप्शन 20 और 50 नजर आ रहा होगा, और सेविंग टोटल सेविंग -20 और -10 नजर आ रहा होगा। तो उसको आप सबसे अच्छे तरीके से ही समझ सकते हो कि जब टोटल सेविंग नेगेटिव आ सकता है तो बिल्कुल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग भी नेगेटिव आ सकता है। क्योंकि बेटा अगर हम हमारी इनकम का अगर उससे ज्यादा कंजप्शन, इनकम से ज्यादा अगर हम कंजप्शन पे खर्च कर देंगे तो हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव में ही आने वाली है बेटा। और जब टोटल सेविंग नेगेटिव में आएगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग भी नेगेटिव में आएगी। तो हाँ बिल्कुल आपका जो नेगेटिव हो सकता है एमपीएस, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये अगर आपसे कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन में आ भी जाता है कई बार कि एमपीएस नेगेटिव हो सकता है, तो आपको बोलना है डेफिनेटली एमपीएस नेगेटिव हो सकता है।
स्टार्टिंग के फ्रेज में जब इनकम स्मॉलर देन कंजप्शन होगी उस टाइम पर एमपीएस जो है आपका नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, बाकी 0 to 1 में आपके बीच में पॉजिटिवली रोटेट करेगा। इफ द एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड, देखो लिख रखा है ना, अगर सारी की सारी इनकम कंज्यूम्ड कर ली जाए तो चेंज इन सेविंग्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अदरवाइज एक नॉर्मल सिचुएशन एमपीएस के लिए क्या रहेगी, 0 to 1 के बीच में रोटेट करेगी बेटा। इज दैट क्लियर? ये आपका एमपीएस था। क्या था बच्चों? ये आपका एमपीएस था। मैंने आपको एमपीएस के सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताया, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बेटा एमपीएस का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। एमपीसी टू एंड एमपीएस डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है बेटा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का जो आंसर है, अगर मैं उसको एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग से प्लस कर दूं तो वो इनकम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इनकम के। तो ये एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू 1। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि सर ये ठीक है, हम ये याद कर लेते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता चल पाता है कि ये होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज इजी होती चली जाएगी। तो बेटा सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का यही है कि जो भी आंसर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का आ रहा है उसको आप जितना भी आंसर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का आ रहा है उसको आप दोनों को प्लस करोगे तो इक्वल टू का मतलब ये है कि वो इनकम के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इनकम क्या है तो आपके पास में दो चीजें दे रखी होंगी, इन दोनों चीजों को प्लस करोगे तो आपकी इनकम आ गई। ये इसका एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 का ये मतलब होता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए यहां पर कहा गया है एमपीसी एंड एमपीएस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर है ना, उसका मतलब यही है कि एमपीएस और एमपीसी को जैसे ही आप प्लस करोगे जो उनका आंसर आएगा वो टोटल इनकम हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपका एमपीएस था, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने भी आपके साथ में डिस्कस किया, प्लीज इसको याद रखना। और ये जितने भी शॉर्ट नोट्स है बेटा इसको आप बनाते हुए चलिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम पर बहुत 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 काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एमपीएस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। इफ एमपीएस इज हायर देन पीपल विल बी सेव्ड मोर एंड कंजप्शन विल बी लेस। अब देखो बात ये समझनी है हमें कि सर एमपीएस काम क्या आता है, हम एमपीएस कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो देखो बेटा इसके पीछे ये समझ लो कि हमें इकोनॉमी को समझना है। किसको समझना है? इकोनॉमी को समझने के लिए, या इकोनॉमी का जो नेचर है वो कैसा चल रहा है, लोगों का मूड कैसा चल रहा है, मूड नहीं मोड, लोगों का मोड मतलब लोगों का रुझान अभी इस टाइम पर किस तरफ है, कंजप्शन की तरफ ज्यादा है कि सेविंग की तरफ ज्यादा है, इसको पता लगाने के लिए आपके पास में एमपीएस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एमपीएस है तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी का अभी झुकाव सबसे ज्यादा किधर की साइड है, सेविंग की साइड है कि कंजप्शन की साइड है। तो देखो अगर एमपीएस ज्यादा रहेगा, अगर एमपीएस ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं और कंजप्शन कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अगर एमपीएस ज्यादा है इसका मतलब ये हो रहा है कि लोग सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं और कंजप्शन कम कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा सेविंग अगर लोग ज्यादा करेंगे, तो देखो ध्यान से, सेविंग अगर लोग ज्यादा करेंगे कंजप्शन से तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्केट में, किसी भी इकोनॉमी के मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो कब बढ़ता है? जब एक बंदा खर्च करेगा मार्केट में या एक तबका मार्केट में खर्च करेगा तभी तो दूसरे की इनकम होगी, और फिर जिसकी इनकम होगी फिर वो भी तो आगे कंजप्शन करने के लिए पैसे खर्च करेगा बेटा। इकोनॉमी ऐसे तो घूमती है कि एक टाइम पर एक का खर्चाट दूसरे की इनकम,
फिर दूसरा खर्चा करेगा तो तीसरे की इनकम, तीसरा खर्चा करेगा तो चौथे की इनकम। तो इकोनॉमी ऐसे ही घूमती है। तो अगर सेविंग्स ज्यादा है और कंजप्शन कम है, इसका मतलब मार्केट में जो मनी फ्लो है वो डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डाउन हो रहा है। ये इससे हमें पता लगता है। और अगर एमपीएस कम है, लो है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब लोग जो हैं वो सेविंग कम कर रहे हैं और कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। जब आप खर्चा ज्यादा करोगे तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो मनी फ्लो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों का रुझान अभी कंजप्शन पे ज्यादा है और सेविंग्स पे कम है। तो इस वजह से जो कंजप्शन लेवल है, सॉरी, जो मनी फ्लो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसीलिए एमपीएस का हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे इकोनॉमी के मोड का पता लगता है कि भैया मोड क्या है, कि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो इसकी जानकारी हमें एमपीएस ही दे सकता है। इसलिए एमपीएस को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एमपीएस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है आप लोगों को मेरी बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो देखते हैं। वो हमारा रहेगा कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। देखो, अब हम यहां पर कंजप्शन और सेविंग के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे? कंजप्शन और सेविंग के ऊपर बात करेंगे। और बेटा देखो, दोनों के दोनों जो है ना, वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं बेटा। अगर इनकम का कुछ पार्ट कंजप्शन पे खर्च किया जाता है तो बचा हुआ पार्ट क्या है? सेविंग ही है। ठीक है। और अगर हमारे पास में कंजप्शन और सेविंग दोनों हैं तो इनकम क्या रही होगी वो भी पता लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि इनकम का एक हिस्सा कंजप्शन पे और एक हिस्सा सेविंग पे खर्च किया जाता है। अब सपोज करो क्वेश्चन में हमारे पास में इनकम गिवन नहीं है, कंजप्शन और सेविंग गिवन है, तो दोनों को प्लस कर लो ना। तो दोनों को प्लस करने पर जो टोटल आंसर आएगा वो क्या है? वो इनकम ही है। इसीलिए अगर इनकम को ढूंढना या किसी को भी ढूंढना है, आपके पास में तीन चीजें, इनकम, कंजप्शन और सेविंग, इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो दो है, उन दो से तीसरे के बारे में पता लगाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास कंजप्शन और इनकम गिवन है तो सेविंग क्या रही होगी पता लगा सकते हैं। सेविंग और इनकम गिवन है तो कंजप्शन क्या रहा होगा वो भी पता लगा सकते हैं। और कंजप्शन और सेविंग है तो इनकम क्या रही होगी वो भी पता लगा सकते हैं। तो मतलब तीनों में से दो का हमारे पास में होना जरूरी है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हम पता कर सकते हैं कि क्या रहेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो लिख भी रखा है बुक की लैंग्वेज में, देख भी लेते हैं। इसी को हम कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन कहते हैं। जैसे वी अवेयर दैट कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन आर इंटर रिलेटेड एंड काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर, हेंस इफ वन इज अवेलेबल वी कैन फाइंड आउट द अदर। अगर एक अवेलेबल है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंजप्शन एंड सेविंग्स बोथ डिपेंड ऑन द इनकम। बिल्कुल सही बात है। आपका जो कंजप्शन है, आपका जो सेविंग है, ये दोनों के दोनों आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है द सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू द इनकम। बिल्कुल सही बात है। अगर C प्लस S है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? Y के बराबर हो जाएगा। C यहां पर क्या है सर? कंजप्शन है। S यहां पर क्या है सर? सेविंग्स है। और Y क्या है सर? यहां पर इनकम है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों को अगर आपने टोटल कर लिया तो वो इनकम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बेटा आप इनकम से ज्यादा तो नहीं करोगे ना, आपकी जो भी इनकम रहेगी उसी में से ही आप कंजप्शन करोगे और उसी में से ही सेविंग्स भी करोगे बेटा। इज दैट क्लियर? इसीलिए
दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास में इनकम आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आपको मेरी बात यहां तक अच्छे समझ में आ रही है ना बेटा? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है डिपेंड ऑन द इनकम एंड द सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू द इनकम, इसीलिए C प्लस एस इक्वल टू वाई दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिख रखा है, कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन एंड ऑल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो इसको टेबल से समझते हैं। ये देखो ये रही आपके पास टेबल, इस टेबल को मैं भी बना लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये आपकी Y है जिसको हम इनकम बोलते हैं बच्चों, जो कि आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 40, 80, 120, 160 और 200। ठीक है बच्चे। उसके बाद में आपका कंजप्शन है जिसको मैं C से डिनोट करता हूं, 20, 50 और 80, 110। उसके बाद में 140 और 170। इसके बाद में बेटा सेविंग है आपकी, क्या है बच्चों, सेविंग क्या है, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। यह आपकी सेविंग्स हो गई बच्चों। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर सेविंग का आपको फॉर्मूला पता है, इनकम में से कंजप्शन निकाल दो, बचा हुआ हिस्सा क्या है, सेविंग है। देखो अगर आप इनकम में से कंजप्शन निकाल दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, सेविंग का हिस्सा बचेगा। अब आ जाओ इसको भी 2-3 स्टेजेस में पढ़ते हैं बेटा। पहली स्टेज हमारी ये वाली है, पहली स्टेज हमारी ये वाली है, फिर दूसरी स्टेज हमारी ये वाली रहेगी और तीसरी स्टेज हमारी ये वाली रहेगी। तो फर्स्ट स्टेज को हम यहां पर देखते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेज में अगर आप देखोगे तो हमारी इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है बेटा। किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 इनकम पर आपकी कंजप्शन 0 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हर क्लास के अंदर जब जब ये वाला टॉपिक आया है मैंने इसको हमेशा इसी बात पर दबाव देते हुए आपको समझाया है बेटा कि 0 इनकम पर कंजप्शन 0 नहीं होगी। इसको ऐसे समझो, अगर आप कुछ नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अपने लिए कंज्यूम नहीं कर पाओगे। भाई आपको जीवन में लाइव रहना है, जिंदा रहना है बेटा, तो इनकम भले ही 0 हो बट अपने कंजप्शन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज तो इंसान को चाहिए बेटा। अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर इन तीनों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। इन तीनों का जुगाड़ लगाना बहुत जरूरी है 0 इनकम पर। इसलिए कहते हैं कि 0 इनकम पर कंजप्शन कभी 0 नहीं होगा। इसके लिए आप 3 सोर्सेज इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप अपने प्रीवियस सेविंग इस्तेमाल करो, अपनी एसेट्स बेचो या बोरोविंग करो, कुछ भी करो, बाकी इन 3 का जुगाड़ आपको करना ही करना है। रोटी, कपड़ा और मकान, भले 0 इनकम क्यों ना हो। और ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब यही होता है 0 इनकम पर कंजप्शन 0 नहीं होता है। अब 0 इनकम है, कंजप्शन 0 नहीं है तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है। और जब तक कंजप्शन बड़ा रहेगा इनकम से तब तक आपकी सेविंग्स क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी बच्चों। बात को ध्यान रखना, जब तक कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है तब तक आपकी सेविंग नेगेटिव में ही चलेगी। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा यहां पर ये फर्स्ट स्टेज मैंने आपको समझाया, ये वो स्टेज है बेटा जहां पर जितना कमाया उतना का उतना ही खर्च कर दिया। मतलब 80 रुपए कमाए और 80 रुपए ही खर्च कर दिए तो सेविंग क्या हो गई, 0 हो गई, नो सेविंग्स। इस लेवल पर क्या होगी बेटा, नो सेविंग्स। और इस लेवल को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। किस पॉइंट को बेटा, जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में? इसके बाद आप देखो बेटा 120 इनकम है और 110 कंजप्शन है, 160 इनकम है, 140 कंजप्शन है, 200 इनकम है, 170 कंजप्शन है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है और कंजप्शन इनकम से कम है, बस। अब ये वही सिचुएशन है जहां पर अब आपकी सेविंग्स
होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च कर रहे हो। अब जितना कमा रहे हो उसमें से जितना खर्च कर रहे हो, तो बचने वाला जो हिस्सा है वो सेविंग्स हो जाएगा। अब देखो यहां पर 120 रुपए कमाए, 110 रुपए आपने कंज्यूम कर लिए, खर्च कर दिए, 10 रुपए बच गए, तो ये 10 रुपए आपके लिए क्या हो गया बेटा, सेविंग्स हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये जो तीसरा हमारा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज जो हमें बताता है, ये पॉजिटिव सेविंग्स के लिए हमें बता रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? आ रही ना बात अच्छे से समझ में आप लोगों को? तो इसीलिए हम लोगों ने सेविंग्स के नेचर को समझने के लिए इस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा जो है बेटा वो नेगेटिव का है, और नेगेटिव क्यों है बच्चे? वो इसलिए है क्योंकि सर इनकम अभी छोटा है कंजप्शन से, हम इनकम से ज्यादा कंजप्शन पे, हमारी इनकम कम पड़ रही है और कंजप्शन लेवल हमारा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव सेविंग होता है। फिर दूसरी स्टेज आती है, जितना कमाया उतना पूरा का पूरा खर्च कर दिया सॉरी, देयर इज नो एनी सेविंग्स। फिर इसके बाद में तीसरी स्टेज आती है कि इनकम ज्यादा है और कंजप्शन उससे कम है, तो जितने कम बचा उसके बाद में जो बचा बेटा उसे हम सेविंग्स कहेंगे। तो ये 3 स्टेजेस है बेटा, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आपको आई होगी। चलो आगे देखते हैं बच्चों, इसका डायग्राम भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए आप लोग यहां पर, ये आगे, ये देखो बेटा, आई बात समझो बेटा आप लोगों को। यहां पर आपके पास में क्या है बेटा, यहां पर आपके पास में इनकम है बेटा, y इक्वल टू सी प्लस एस वाली लाइन नजर आ रही होगी आप लोगों को। क्या नजर आ रही होगी बेटा? y इक्वल टू सी प्लस एस। ये देखो मैं भी बनाता हूं उसको, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये 0 है, और ये y एक्सिस है आपका। ठीक है बच्चे, ये नीचे वाला मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, नंबर आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है ना, ये आपका इनकम लेवल हो गया, ये आपका कंजप्शन लेवल हो गया बेटा। ठीक है, आपकी इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होती है बेटा, तो देखो 0 से स्टार्ट हो गई, इसको मैंने क्या बोला, y, और इसका फॉर्मूला y सी प्लस एस, ये हो गया। और कंजप्शन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है बेटा, तो ये देखो 20 से स्टार्ट किया, ये आपका कंजप्शन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? ये आपका कंजप्शन हो गया। ये डायग्राम की प्रैक्टिस खूब करनी है आप लोगों को, इस बात का मैं आपको अच्छे से बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन चाहे 1 मार्क्स में आ रहा हो, 2 मार्क्स में आ रहा हो, 4 में आ रहा हो, 6 में आ रहा हो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि डायग्राम भी है, तो पूछे क्वेश्चन में चाहे ना पूछे, डजंट मैटर, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। इज दैट क्लियर? अगर हर एक क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको अगर लगता है कि जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इसमें डायग्राम भी है और वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो भी आपको बनाना है। इस बात का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? चलो आ जाते हैं बेटा। अब देखो बेटा, ये जो आपको यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हमने नाम दिया है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना बेटा? अब इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया बेटा? इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहां पर ये हो गया कि इनकम बराबर कंजप्शन है। क्या है बेटा? इनकम बराबर कंजप्शन है, मतलब जितना कमाया उतना का उतना खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, क्योंकि जितना कमाया था उतना पूरा का पूरा खर्च कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना बच्चों आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट से अगर मैं कहीं पर भी नीचे आ जाऊं बेटा, देखो यहां सपोज करो मैं यहां आ जाता हूं, तो यहां पर देखो बेटा, ये वाली लाइन किसकी है? ऊपर वाली कंजप्शन की, और ये वाली लाइन किसकी है बेटा? इनकम की। तो बेटा मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे ये कहा बेटा कि कंजप्शन जब तक ग्रेटर देन इनकम रहेगा तो आपकी सेविंग्स क्या होगी बेटा? नेगेटिव में हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कंजप्शन जब तक इनकम से ज्यादा रहेगा आपकी सेविंग्स नेगेटिव में ही रहेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट के से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, या मैं कहूं बिलो ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हो बेटा, ये पूरा नेगेटिव सेविंग्स का है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर इस पॉइंट से अबव ऊपर चले जाते हैं कहीं पर भी, जैसे सपोज करो मैं यहां आ गया, अब देखो बेटा ये वाली लाइन किसकी है? इनकम की है, और ये वाली लाइन किसकी? कंजप्शन की। इसका मतलब क्या हो गया?
इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन हो गया, मींस अब यहां पर पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ तो अब थोड़ा बहुत ही सही, बट यहां पर अब सेविंग्स में कुछ तो बचेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इनकम ज्यादा है और इनकम से कम पैसा खर्च कर रहे हो आप सेविंग्स पर। इज दैट क्लियर? इनकम ज्यादा है और कंजप्शन पर इनकम से कम खर्चा कर रहे हो, तो बचा हुआ जो इनकम का हिस्सा है वो सेविंग्स में चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी समझाया था कि डायग्राम को समझना कैसे है कि अगर डायग्राम के अंदर जिसकी लाइन ऊपर होगी उसको ग्रेटर माना जाएगा और जिसकी लाइन नीचे होगी उसको स्मॉलर माना जाएगा। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आते ही इनकम की लाइन ऊपर है और कंजप्शन की लाइन नीचे है, इसका मतलब क्या हो गया, इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है। और जब भी मैंने आपको पहले बताया अभी कि इनकम अगर ज्यादा है कंजप्शन से तो मतलब पॉजिटिव सेविंग है, आप कुछ ना कुछ अपने लिए सेविंग कर पाओगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक अच्छे समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये था पूरा एक डायग्राम का कि हमें डायग्राम को बनाकर कैसे एक्सप्लेन करना है बेटा। जब भी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएंगे, आपके 4 मार्क्स में आएंगे, तो डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है बेटा कि देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बिलो में क्या सिचुएशन आएगी, अबव क्या सिचुएशन आएगी, ये पूरा आपको वहां पर डिस्क्राइब करना है। जब 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब लास्ट हम जो है डायग्राम देखते हैं सेविंग का। तो देखो बेटा नेगेटिव सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स का मतलब क्या हो गया, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, 0 है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चे। ये आपका इनकम हो गया, ठीक है, और ये आपका सेविंग हो गया, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट होती है हमेशा आपकी सेविंग। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, जहां पर इनकम बराबर कंजप्शन है, तो देयर इज नो एनी सेविंग्स। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इनकम छोटा है कंजप्शन से, इसलिए यहां पर नेगेटिव सेविंग हो गया। और जैसे ऊपर है यहां पर इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई बोले कि सेविंग्स नेगेटिव होती है क्या, डेफिनेटली होती है। नेगेटिव कब होगी सेविंग्स, जब इनकम छोटा होगा कंजप्शन से, जब नेगेटिव हो जाएगी, इनकम बराबर कंजप्शन हो जाएगा, इसका मतलब 0 सेविंग हो जाएगी। और इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन रहेगा तो पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको आज का ये जो दोनों टॉपिक था, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का, और मैंने इसमें आपका सबसे पहले एमपीएस लिया, उसके बाद में कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन लिया। आई होप ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज का आपका डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल करना, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ये हमें और हमारे मनोबल को और बढ़ाता है और हम और मेहनत करते हैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक इसी तरीके से आप लोग हार्डवर्क कीजिए, जो डाउट आए नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहां अपने डाउट को पूछकर अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।